हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बहुत बहुत लर्न फ्रॉम बेसिक यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सीक्वल। तो हम सीक्वल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सीक्वल, सीक्वल क्या होता है। सीक्वल बेस स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर हम इसका पीछे से देखें कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। लैंग्वेज होता है भाषा, ठीक है, भाषा। क्वेरी होता है आपका कि किसी से भी कोई भी सवाल जवाब करना, कुछ भी पूछना, उसको अपडेट करना या कुछ भी उसको बताना, ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड इस बेसिकली एक भाषा है जिसके थ्रू हम एक सवाल जवाब करेंगे, किसको, स्ट्रक्चर्ड को। तो उसको आप एक अपने अगर रियल वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो लैंग्वेज, जैसे कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। फिर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में किसी से क्वेरी करते हैं, किससे क्वेरी करते हैं, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी, अननोन पर्सन से भी। सो बेसिकली ये क्या है, आप एक स्ट्रक्चर से बातचीत करोगे, किसकी, उसकी लैंग्वेज में। तो आगे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड है क्या इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और सीक्वल इज़ अ सिंपल क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज दैट इज़ ईजी टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब है कि सीक्वल बहुत ही एक ईजी लैंग्वेज है, एक ईजी भाषा है और उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। तो आपके लिए एक नीचे एग्जांपल मैंने दे रखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अभी आप इसके उस पर मत जाओ, सिंपल देखो कि जैसे मैंने मेंशन कर रखा है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो देखो यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सब एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, जब भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ये सब कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सीक्वल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड, आगे आपको बताऊंगा मैं। सीक्वल इज़ अ डेटाबेस कंप्यूटर लैंग्वेज डिज़ाइन फॉर द रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन अ रिलेशनल डेटा मीन्स सीक्वल एक लैंग्वेज है, ना कि एक डेटाबेस। सीक्वल जो कि एक लैंग्वेज है जो कि हमारे एक डेटाबेस कंप्यूटर से बात करने के लिए काम आती है, ठीक है। अगर हम अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स से हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में और अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो एक डेटाबेस से बात करने की लैंग्वेज है सीक्वल, ठीक है। जिससे कि हम क्या करते हैं, उस सीक्वल से उस सीक्वल की लैंग्वेज की मदद से हम डेटाबेस में डेटा को रिट्रीव करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, किस में, एक रिलेशनल डेटाबेस में। अब आप क्या होगे भाई, रिलेशनल डेटाबेस क्या है, चलिए उसके बारे में भी देखते हैं, रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है। In a relational database, a database is a collection of tables. एक शब्द को समझते हैं, क्या कह रहे हैं कि database is a collection of tables। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेबल्स क्या होती हैं। अगर मैं टेबल्स की बात करूं तो टेबल्स आप देख रहे हैं जैसे कि एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें कि आपकी कॉलम है आईडी और उसका नेम। जैसे कि आपका स्कूल, कॉलेज या कहीं भी आप जैसे पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक यूनिक आईडी होती है और एक यूनिक रोल नंबर होता है। तो तो ये आपके कॉलम्स हो गए एंड जो आपका डेटा हो गया वो रोज़ में हो गया, ठीक है। तो ये एक टेबल है जिसमें कि आपकी कॉलम्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं और जो रोज़ होती हैं वो आपकी वर्टिकल होती हैं, ठीक है। जैसे ये डिफरेंट टेबल्स हैं। नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन्स वन और मोर टेबल्स, मतलब एक से ज़्यादा आपकी टेबल हैं। एंड इट इज़ दोज टेबल्स दैट स्टोर डेटा। अब ये टेबल में ही आप देख रहे हैं कि ये डेटा स्टोर्ड है सारा। सिंपली पुट अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल्स, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि ये एक डेटाबेस है, ठीक है, इसको आप डेटाबेस मानो एक, और ये डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स हैं। अब ये रिलेशनल कैसे हुई, रिलेशनल, ये डेटाबेस तो हो गया, अब इसको हम रिलेशनल कैसे समझेंगे, ये रिलेशनल भी है। तो रिलेशनल में कैसे आता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टेबल, स्टूडेंट टेबल में उस आईडी है और उसका नेम है। सपोज़ एक आईडी है यहाँ पर ID1 और उस आईडी पे स्टूडेंट का नेम है सैम, ठीक है। नेक्स्ट टेबल में आपका है स्टूडेंट कोर्सेज। अब स्टूडेंट वन ने आप देख रहे हो कि कोर्स 1 और कोर्स 2, कोर्स 3, ये तीनों कोर्सेज उसने ले रखे हैं, ठीक है। अब इसका रिलेशन हो गया ना। अब हमें चाहिए कि स्टूडेंट सैम ने कौन कौन से कोर्सेज ऑप्ट कर रखे हैं, तो आपको इसका रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, ये आईडी से। फिर ये रिलेशन इस टेबल का इससे क्या रिलेशन है भाई, जो ये कोर्सेज 1, 2, 3 है इसका नेम क्या है, ठीक है, इनका नेम याद रखा है।
तो ये सारे टेबल्स एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं, तो इसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। अब इन सब से हमें बात करनी है, इन सब का डेटा फेच करके लाना है, तो हम क्या सीक्वल यूज़ करेंगे, उसके लिए हमारे पास सीक्वल काम आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। आज अगर हम रियल लाइफ में देखें, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, तो अगर मैं आपसे बात करूं, आप अभी यूट्यूब चैनल पे हो, ठीक है, तो आपने यूट्यूब चैनल पे अपना एक जीमेल अकाउंट बनाया होगा। जब आप जीमेल अकाउंट जब साइन अप करते हैं, तो साइन अप करते वक्त आपसे वो आपका नेम, आईडी, ठीक है ना, आपकी ईमेल आईडी पूछता है कि आपको ईमेल आईडी रखनी है, नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है। तो वो जो सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो, तो वो कहाँ जा रही है, वो एक डेटाबेस में जा रही है। ठीक है, अब जब आपने स्टोर किया उसको, ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब आपके फ्रेंड ने ईमेल भेजी आपको, तो वो ईमेल, जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो वो ईमेल एक किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर हो रही है। अब जब वो ईमेल एक पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर हो रही है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई मेरी ईमेल आईडी xyz@gmail.com है, और xyz को एक ईमेल आई है। ठीक है, जब आप xyz@gmail से लॉगिन करोगे, तो आपकी एक ईमेल सामने आ जाएगी कि आपके ABC फ्रेंड ने आपको ईमेल भेजी है। तो वो कैसे आ रही है, एक डेटाबेस में आपकी ईमेल की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, और एक डेटाबेस में आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन पड़ी है कि भाई ये XYZ की ईमेल है। जो इस XYZ से यहाँ मैच होगी, तो वो आपके सामने एक जीमेल पे आपको सामने आपकी ईमेल दिख जाती है। ठीक है, तो इसके पीछे सारा काम सीक्वल कर रहा है। ठीक है, ये हो गया रिलेशनल, कि आपका ये रिलेटिव है इसमें। अब टाइप ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से होते हैं, हमारे आते हैं MySQL, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres SQL एंड SQL सर्वर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्या होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक आपकी टेबल में डेटा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फॉर्मेट है, मतलब आपके कॉलम्स उसमें हैं और डेटा आपका वर्टिकल में, ये अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है आपकी, ये इस स्ट्रक्चर से बात करने के लिए यूज़ हो रही है। आई थिंक अब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। हम आगे देखेंगे इसका और एग्जांपल में, रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, SQL became a standard of the American National Standards Institute in 1986। मतलब कि ये आप देख रहे हो कि SQL इतना पॉपुलर है कि ये एक स्टैंडर्ड बन गया है 90 एंड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, और एक ISO से भी अप्रूव्ड है ये। तो SQL इतना यूज़ होता है। अब भाई हमें SQL की नीड क्यों आई, आप तो मुझसे पूछोगे ना। आप SQL तो मैंने समझ लिया कि SQL एक लैंग्वेज है जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस से बात करता है, पर SQL की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब वो देखते हैं। SQL बेसिकली क्या करता है कि हमारी डेटाबेस से बातचीत करने के लिए काम आता है। ठीक है, मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो SQL इज़ मेनली यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेसेस। ठीक है, अब हम एक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल समझते हैं। आजकल हम सब लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं, स्नैपचैट। ठीक है, ऑल हैव अ innumerous number of users that consumes an incredible amount of bandwidth every single day। मीन्स आप जब भी फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, आप फेसबुक पे जा रहे हो और वहाँ पर अपनी स्टोरी पोस्ट कर रहे हो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जो आप अपनी स्टोरी डालते हो, अपनी फ़ोटोज़ डालते हो, वो पीछे जाके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब वो स्टोर हो रहा है और थोड़ी देर बाद आपके ही जस्ट विद मिनट्स ऑफ सेकेंड्स में ही आपकी स्क्रीन पे भी आ जाता है। तो वो क्या हो रहा है, डेटाबेस से रिट्रीव होके आपके पेज पे दिख रहा है। ठीक है, आपके होम पेज पे दिख रहा है। तो अब रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से जाओगे तो आपको SQL बहुत ईजिली समझ आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया ऐप्स आर कॉन्स्टेंटली अब शेयरिंग फ़ोटोज़ एंड पोस्ट। आप हर दिन अपनी पोस्ट शेयर कर रहे हो, फ़ोटो शेयर कर रहे हो, वो डेटाबेस में अपडेट हो रहा है, वो डेटाबेस में रिट्रीव हो रहा है, वहाँ से आपको दिख रहा है सामने से, विच रिक्वायर अ डेटाबेस टू कॉन्स्टेंटली अपडेट इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले द कंटेंट टू मिलियन ऑफ यूज़र्स एट द सेम टाइम। ठीक है ना, अब आप सब लोग
करोड़ों लोग इकट्ठे डेट अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं और वो उनको रिट्रीव होकर देख रहा है। तो इसके पीछे ये सारा ही आपका जो काम अपडेट कर रहा है, डेटाबेस से बात कर रहा है, उसमें अपडेट कर रहा है और फिर वहाँ से ला के दिखा रहा है कि आपकी ये फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, मैं यही नहीं कह रहा कि आपका ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं ये सीक्वल यूज़ कर रही हो, पर मैं आपको एक उसका एग्जांपल समझा देता हूँ कि सीक्वल करता क्या है बेसिकली। मे बी अगर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये कुछ डिफरेंट यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नो सीक्वल भी आता है, पर मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि डेली हम इतना डेटा डाल रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो इसके पीछे सीक्वल के थ्रू ही हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सीक्वल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कह लो आप। ठीक है, वैसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है, जब आप आगे पढ़ोगे धीरे धीरे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जब सीक्वल बनाई गई थी उस टाइम क्या था, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज माना जाता था इसको। तो उसको कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या करा भाई, चलो इसको हम सब कैटेगराइज कर देते हैं लैंग्वेज में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में। तो इसमें क्या आता है, फर्स्ट इसमें आता है कि डी क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब हम डेटा डेफिनेशन, सबसे पहले तो हम इन 3 वर्ड्स के बारे में बताएं, डेटा डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि आपने एक अपना घर बनाया। ठीक है, ये सपोज़ आपके पास एक लैंड है, एक फ्लोर है। आपने क्या करा, ये आपके पास डेटाबेस है, आपने यहाँ पर अपना फ्लैट काटे। ठीक है, ये आपने 2 BHK फ्लैट रखा, ये आपने 3 BHK फ्लैट रखा। ठीक है, ये तो समझो आपका ये डेटाबेस है और ये डेटाबेस में आपके टेबल्स हैं। उसके बाद क्या करा आपने कि आपने, अब सपोज़ आपका ये वाला फ्लैट है। ठीक है, आपको ये जगह मिल गई, ये टेबल होगी आपकी एक। अब क्या करा आपने, इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करी कि भाई मैं यहाँ पर 3 रूम्स बनाऊँगा। एक ये हो गया, ये रूम इतना 12 बाय 13 फुट का होगा। ठीक है, स्क्वायर फुट का होगा। उसके बाद आपका ये यहाँ पर सेकंड बेडरूम होगा, ये आपकी किचन होगी, ये आपका ड्राइंग रूम का साइज़ होगा इतने बाय इतने का एंड देन आपकी किचन होगी। तो बेसिकली एक आप अपने उसका डेफिनेशन तैयार कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, क्रिएट। ठीक है, तो हम जब डेटाबेस से बात करेंगे, जब हम डेटाबेस में टेबल से बात करेंगे तो वहाँ पर क्रिएट करने के लिए उसको हम क्रिएट कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अब आपकी डेफिनेशन बन गई। ठीक है, डेफिनेशन बन गई, आपकी दीवारें सारी खड़ी हो गई, आपका रूम बन गया और आपका सब रूम का साइज़ आपने डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, आपके किचन का साइज़ ये है एंड अनदर रूम्स का। अब बात आती है कि भाई ड्रॉप के बारे में क्या है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है कि आपने अपना जितना भी स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जितने भी आपने उसके अंदर वॉल्स खड़ी की थी, जितने भी सब बनाया था, सबको आपने डिमोलिश कर दिया, सब आपका प्लेन हो गया, ख़त्म हो गया ये। तो आपने क्या करा, इसके अंदर जब आपने क्रिएट किया, जब आपने रूम बनाए, उसके अंदर आपने सामान भी रखा है। ठीक है, आपने अपने अलमीरा रखी, सब कुछ रखा, पर आपने क्या करा, सब डिमोलिश कर दिया, सब खाली कर दिया, यहाँ से पूरा प्लेन फ्लोर हो गया ये। तो ये ड्रॉप डेटाबेस के साथ ऐसे काम करता है। जब हम ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, सारा का सारा स्ट्रक्चर हटाया जाता है, उसको सारा जितना भी डेटा होता है वो सब हटाया जाता है। ठीक है, ट्रंकेट का काम क्या होता है, ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट क्या करता है आपका कि ये इसमें जितना भी सामान पड़ा है आपका घर में, रूम के अंदर, उसको दीवारें को कुछ भी नहीं छेड़ेगा, उन सब में से सारा का सारा डेटा निकाल देगा। ठीक है, ट्रंकेट भी क्या करेगा, डेटाबेस में उसके स्ट्रक्चर, उसके कॉलम सबको मेंटेन करके रखेगा और बाकी जितना भी उसके अंदर डेटा होगा सबको हटा देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्टर। अब ऑल्टर क्या करता है, आपका मन किया भाई 10 साल बाद चलो इसका, ये आपकी रिक्वायरमेंट आई, मन तो, हाँ डेटाबेस में मन के हिसाब से नहीं होता वो, तो चलो मैं बोल गया, तो मन के हिसाब से नहीं होता डेटाबेस में कैसे होता है कि आपका एक रिक्वायरमेंट आई तो आपको अपने रूम की कुछ साइज़ छोटा करना है या आपको कुछ अपना किचन का साइज़ बड़ा करना, तो आप ऑल्टर कर रहे हो। तो बेसिकली जितनी भी आप इसमें छेड़छाड़ी कर रहे हो तो आप डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हो, राइट। तो इसलिए ये सारी कमांड आपकी डेफिनेशन में आती है। नेक्स्ट आता है आपका रीनेम।
रीनेम में क्या होता है, सपोज़ आपने अपना रूम का नेम दे रखा है कि रूम A B C D, और आपने उस रूम के नेम को चेंज करना है तो वो रीनेम। तो सारा जितना भी हमने देखा अभी हम डेफिनेशन से ही चेंजेस कर रहे हैं, डेफिनेशन में छेड़छाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको आई थिंक होप बहुत ईजिली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डीक्यूएल। डीक्यूएल क्या होता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब हम जैसे कि आप उसमें जाते हो, जब क्रोम पे आप लिखते हो कि सीक्वल इंट्रोडक्शन बाय लर्न फ्रॉम बेसिक्स, ठीक है, तो जब आप वो टाइप करोगे इसमें तो क्या आएगा, आपका एक वीडियो सामने निकल के आएगा जो भी आप देख रहे हो। तो वो बेसिकली सिलेक्ट कर रहा है, आपके डेटाबेस में कुछ पड़ा और वो सिलेक्ट करके वहाँ से ला रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा उसके अंदर, कोई अपडेट कुछ भी डेफिनेशन में चेंजेस नहीं हो रही, सीधा बस वो क्वेरी कर रहा है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या आता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक अगेन फेसबुक के एग्जांपल समझाता हूँ। डेटा मैनिपुलेशन क्या है, मैनिपुलेशन मतलब कि कुछ भी आपके डेटा में चेंजेस करना, जो डेटा आपके उसमें प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सपोज़ आपने अपने फेसबुक पे जब आप अपनी पोस्ट अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक इंसर्ट कर रहे हो। ऑलरेडी आपकी 100 फ़ोटोज़ है, आप उसमें एक फ़ोटो और डालो तो आपकी 101 फ़ोटो होगी। तो आप करंट डेटा टेबल में आप अपना इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। अपडेट का क्या होता है कि आपने कुछ किसी पहले पोस्ट पे आपने कुछ अपना कमेंट्स लिखे थे, अब आप क्या कर रहे हो, उसको कमेंट्स को एडिट कर रहे हो, मतलब अपडेट कर रहे हो, तो वो अपडेट कमांड के थ्रू होता है। डिलीट में क्या आता है कि आपने सपोज जैसे कि आपने 100 फ़ोटोज़ डाले थे, आपने उसमें से 20 फ़ोटोज़ हटा दी, तो वो डिलीट करता है। डिलीट क्या करता है, एक रो बाय रो डिलीट करता है, एज़ कम्पेयर टू ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है, पूरा का पूरा ही डेटा हटा देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसको हम समझते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। व्हाट्सएप हम सभी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे आप अपना स्टेटस भी डालते हो, तो व्हाट्सएप में एक फीचर आता है परमिशंस का। जब भी आप अपना एक कोई भी उसमें स्टेटस डालोगे तो परमिशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, एक ऑप्शन होता है कि आपने अपने फ्रेंड्स को दिखानी है, सिलेक्टेड यूज़र्स को दिखानी है, तो उस टाइम आप बेसिकली ग्रांट कर रहे हो, आप परमिशन ग्रांट कर रहे हो कि भाई व्हाट्सएप खाली इन्हीं बंदों को मेरी पोस्ट दिखाई हो, ठीक है। ग्रांट कर दिया आपने, यही आप डेटाबेस में साथ करते हो, वही डेटाबेस ही है बेसिकली, पीछे ये काम डेटाबेस के साथ ही हो रहा है। रिवोक का क्या होता है कि भाई जो ये पोस्ट थी मैंने अब रिवोक कर लिया, इनको नहीं दिखेगी आगे से, अब खाली 10 यूज़र्स में से मैं 5 यूज़र्स को दिखाना चाहता हूँ, तो आपने 5 यूज़र्स का एक्सेस रिवोक कर लिया, अब वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे आपकी उस इमेज को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 5th वन, TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब कि जो भी आपकी डेली ट्रांजैक्शन हो रही है उसको कंट्रोल करने की लैंग्वेज, ठीक है। अब जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, हम फ़ोन पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, तो मैं आपको उससे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। बेसिकली आप क्या करते हैं, जब भी आप किसी को भी पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं और आपकी सक्सेसफुल पेमेंट होगी तो बेसिकली उसमें कमिट यूज़ हो रहा है, तो मतलब आपने उसका बारकोड स्कैन किया, सक्सेसफुल हुआ, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, कमिट हो गया एक बार, वो वापस से पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कमिट काम करता है, जहाँ भी आपने कमिट कमांड यूज़ कर रखी है ये वहाँ से आपका पैसे वापस आएंगे ही नहीं। एक बार आपके सक्सेसफुल होगी ट्रांजैक्शन, पैसे चले गए तो नहीं आएंगे वो, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन में कमिट कर देगा। रोल बैक में क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपने अपना पैसे कभी आपने भरे, आपने किसी को भी स्कैन किया कोड, और बाय चांस समथिंग कभी इंटरनेट के ग्लिच की वजह से वो पैसे आपके अकाउंट से कटते हैं, पर कुछ ऐसा पीछे इश्यूज़ होते हैं बैंकिंग में उनके सर्वर में, तो पैसे वापस आ जाते हैं, तो वो रोल बैक हो जाता है। मतलब वो परमानेंट ट्रांजेक्शन नहीं हुई, वो वापस से उस पॉइंट से रोल बैक कर गया बिकॉज एरर आ गया था, और आपके पैसे वापस से आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है रोल बैक का काम। सेव पॉइंट में क्या होता है, सेव पॉइंट हो गया जैसे कि आप अब अमेज़ॉन पे सपोज़ आप अपनी कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स डाली, आपने देन उसके अंदर OTP पेज में जाते हैं, और OTP आपने कुछ गलत डाला, तो उससे क्या हो गया कि वो वापस से उसको एरर मिला वहाँ पर, और वापस से वो एक पॉइंट पे आ गया,
मतलब जो आपने अपनी डिटेल्स फील्ड की थी ना, एक सेव पॉइंट पे आ गया, उसने एक पॉइंट सेव कर रखा था भाई, यहाँ तक तो इस बंदे ने सही था कि डिटेल्स सब कुछ डाली, इसका जो खराबी है ये OTP डालने में कुछ एरर आ गया। तो वो वापस से आपको ये नहीं कि कार्ड में सब कुछ डालना पड़ेगा और दोबारा डिटेल्स डालनी पड़ेगी, नहीं। ये आपको सेव पॉइंट क्या हेल्प करता है कि वापस से आपका पिछला वाला स्टेप्स है ये वहाँ पर आके रुक जाएगा। आप विदाउट इनपुट एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो आप दोबारा से उसको वहाँ से रीट्राई कर लो, पेमेंट कर दो। होप आपको इंट्रोडक्शन टू सीक्वल अच्छा लगा होगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर कोई भी इसमें इश्यूज़ हों, कोई भी आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड को, मुझे एज अ फ्रेंड मानो या ट्यूटर मानो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपने आपके फीडबैक के थ्रू मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी डू लर्न, आपको बेसिक से लर्न करवाऊँ हर चीज़, जिससे कि आपको रियल लाइफ जब भी जैसे कि अपना फ़ोन उठा रहे हैं या कुछ भी आप अपना रास्ते में चलते हुए हैं तो आपको ये सब चीज़ें सीक्वल बहुत ईज़िली याद रहें। आपको जब आप फ़ोटो अपलोड करोगे फेसबुक पे या डिलीट करोगे तो आपको सीक्वल याद आए कि हाँ ये डिलीट हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है, ये मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप चलते चलते ये सब चीज़ें सीख भी जाओगे और आपको बर्डन मिलने लगेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम बैठ के उसको लर्न करते हैं और वो एक रियल वर्ड से जब हम कनेक्ट नहीं करते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।